और अब सवाल यह कि कश्मीर में टारगेट किलिंग कब रुकेगी, अमरीन के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी। ने पिस्टल निकाला तो फिर मारा फायरिंग। क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने, इसका क्या बिगाड़ा था। दरअसल कश्मीर में टारगेट किलिंग लगातार जारी है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब आतंकियों के निशाने पर अमरीन आई। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें 12 तारीख को आपको याद होगा राहुल भट्ट अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, उन्हें आतंकियों ने गोली मार दी थी। और अब टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अच्छा गाना भी गाती थी, अच्छी कलाकार भी थी और 25 तारीख को उन्हें गोली मार दी गई। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये घटनाएं कब तक इस तरह से घटती रहेंगी। इन सबके बीच 24 मई की तारीख जब मुदस्सर अहमद शेख उनकी शहादत हुई, तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। शहादत को सम्मान की तस्वीरें भी हैं, उस परिवार की तकलीफ की, वेदना की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अमरीन भट्ट की एक तरफ आप वो वीडियोस देख रहे हैं जिन्हें बनाने के लिए वो जानी जाती थी, काफी प्रसिद्ध थी कश्मीर के अंदर, और दूसरी तरफ उनका परिवार जो अब पीड़ा में है, दुख में है, तकलीफ में है। उनकी अपनी अमरीन, कश्मीरियों की अमरीन अब नहीं रही। कल रात 7:45 बजे 2 बंदे आए, उसने ढूंढा अमरीना, मेरा छोटा भाई उधर, उसी को बोला अमरीना कहाँ, उसने बोला वो अंदर है कमरे में। उसने बोला उसको आवाज़ मारो, यहाँ निकालो बाहर। अमरीना आया बाहर उधर, उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कहाँ, वो बड़गाम के साइड में। उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्टल निकाला तो फिर मारा फायरिंग। तो ये घटना कैसे घटी, इसे आप सुन रहे थे, इसके बारे में बता रहे थे। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि ये घटनाएं आखिर कब तक घटती रहेंगी। इसको लेकर कोई ठोस प्लान बनाया जाएगा, कोई बड़ी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या फिर इसी तरह से जो कश्मीरी हैं उनकी हत्या होती रहेगी। खास तौर से टारगेट किलिंग, माने कि एक तरह से लक्ष्य बनाते हैं कि किसको मारना है, उसको लेकर प्लान करते हैं और उस प्लान को अंजाम भी दिया जाता है। और ऐसा कई घटनाओं में सामने आया है, चाहे राहुल भट्ट की घटना हो या अमरीन की हत्या की घटना हो। ये घटनाएं बार बार इस तरह की सामने आ रही हैं और ये कश्मीर के अंदर लगातार हो रहा है। इन सब के बीच आपको ये भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से ऑपरेशन क्लीन वहां पे चल रहा है और परिवार वाले, अमरीन के परिवार वाले इस वक्त दुखी हैं। मैं एक्चुअली नमाज पढ़ने के लिए गया था तो 2 बंदे आए थे। मेरी बीवी यहाँ पर गाय को दूध लेने गई थी, वो इस साइड में थी। तो अंदर से वो थी मेरी सिस्टर और मेरा बेटा है छोटा। तो 2 बंदे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि 2 बंदे आए। उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि हमारे आज बड़गाम में शूटिंग है, इधर देखो। वो तो गेट पे निकली उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज ख़त्म किया, तब तक वो भाग चुके थे। तो आपको लगता है ये गलत हुआ है ना? गलत है ना? क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने, इसका क्या बिगाड़ा था। किसी के साथ इससे पहले कोई ज़्यादती नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, क्या बिगाड़ा था।
आप अपने दूरदर्शन वालों से पूछो, आप भी जानते होंगे उन्होंने कि इसको कौन से मना किया उसने। सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त खालिद हुसैन हैं। हम खालिद के पास सबसे पहले चलते हैं। खालिद, जरा बताइए कि इस घटना के बाद वहां पर, यानी कि ग्राउंड जीरो पर जिस जगह यह घटना घटी है, आम लोगों में कितना आक्रोश है, कितनी नाराजगी है, और अब वो सिस्टम से क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अमरीन भट्ट के घर पर मौजूद हैं और आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ मैं पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा, पूरे मोहल्ले की जो औरतें हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गम में डूबे हुए हैं ये लोग सब। हमने अमरीन भट्ट के पिता से बात की, उन्होंने कहा कि ये इकलौता सहारा थी उनकी, यही कमाती थी। इनके दो और बेटियां हैं। 18 साल से ये टेलीविजन में काम करती थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पे ये वीडियोस अपलोड करती थी। उससे जो पैसा आता था उससे इसके पिता का खर्चा चलता था। उनकी जो दवाइयां थी, वो बीमार शख्स है, उनको इन्हें विंटर्स में जम्मू शिफ्ट करना पड़ता क्योंकि यहाँ ठंड होती है। वो सारा खर्चा जो है अमरीन उठाती थी। और कल मैं आपको बता दूं, ये घटना यहीं पर हुई है। ये देखिए आप, ये जो वरांडा है, यहाँ पर दो लोग आए हैं व्यक्ति, उन्होंने यहाँ नॉक किया है और अंदर से अमरीन का कजिन जो है, भतीजा, वो बाहर आया है और उसको बोला गया है कि वे अमरीन है अंदर, उसको बोलो कि जी। तो मैं वापस आऊंगा। खालिद वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस बरामदे में दो लोग आए, अंदर से बुलाया और इसके बाद गोली मार दी गई। हमारे साथ इस वक्त ललित अंबरदार भी जुड़ गए हैं और चूंकि एक कलाकार की वेदना की बात है, उसके परिवार की कठिनाई की बात है। ललित, आप सुन रहे होंगे और आप चूंकि इस इंडस्ट्री से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, आप समझते होंगे ये किस बात की खुन्नस है। क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं, पड़ोसी कह रहे हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक कलाकार थी, अपना काम करती थी, टीवी पर वीडियोस बनाती थी और वापस आ जाती थी। लोग जो कहते हैं ना कि किसी को हेट स्पीच कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वैसा भी कुछ नहीं था। जी देखिए, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है एक आम सिचुएशन नहीं है। कश्मीर में तालिबानाइजेशन अभी नहीं शुरू हुई। मैं आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, कश्मीर में सिनेमा का एक बहुत बड़ा कल्चर था। लगभग हर इलाके के अंदर सिनेमा हॉल होता था। हम कॉलेज में जब होते थे, हमें स्टूडेंट्स कंसेशन मिलता था के लिए। और फ्राइडे फर्स्ट शो आप देखते हैं, हर सिनेमा हॉल के अंदर पहले शो के अंदर लड़के लड़कियां कॉलेज की वहां पे लाइन में होती थी, वहां पे टिकट लेने के लिए। और आप वहां बुरकू में लड़कियों को नहीं देखते थे। सफेद कॉलेज की यूनिफॉर्म होती थी, शलवार कमीज और सफेद चुन्नी, बस उसी में होती थी। अगर 100 लड़कियों में एक ने बुर्का इसलिए पहना होता था ताकि उसके पड़ोसी, उसके घर वाले इसको पहचान में लें कि वो सिनेमा हॉल गए। ये हमारा कल्चर था। और आज की तारीख में प्लेडियम, जो हिस्टोरिकल सिनेमा हॉल है लाल चौक के अंदर, उसकी जो खंडारात खड़े हैं, वो आपको दर्शाते हैं कि कश्मीर की हालत क्या इन जहादियों ने की, कश्मीर जहाद ने क्या किया। और शुरुआत हुई थी लसाकोल डायरेक्टर दूरदर्शन के, उनको कत्ल किया गया। और आज जो अमरीन का कत्ल हुआ है, अगर आप उनकी टाइमलाइन देखेंगे, मैं कुछ गानों के ऊपर, बेहतरीन आवाज उनकी, एक नई आवाज थी, हटके थी। और लोग, युवा लोग, क्योंकि वहां पे एंटरटेनमेंट को कोई साधन नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है। आप एंटरटेनमेंट घर में भी अगर कोई टेलीविजन चैनल देख रहे हैं, उसको भी आवाज धीमी रखनी पड़ती, क्योंकि जहादी चारों तरफ से तालिबानी बैठे हुए हैं कि सुन लेंगे इनके घर के अंदर सीरियल देख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो एक एंटरटेनमेंट का साधन, यूट्यूब पे लड़की गाती थी, हिट 20-20 लाख 10-10 लाख के व्यूअरशिप होती थी। लेकिन उसके अंदर देखोगे, लेकिन ये सिचुएशन इस वक्त कैसे है? यास्मीन हमारे साथ है। अल्लाह तुम्हें ये करे। अंबरदार साहब, मैं लौट के आपके पास आता हूं। यास्मीन, क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, जहां पे ढूंढ के लोगों को उनके घर में घुसकर मारा जा रहा है? देखिए, ये जो टारगेटिंग किलिंग्स हो रही है ना, टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर में हो रही है, ये टारगेट हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टारगेट हो रहा है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम। अब हम मतलब यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियर हो रही है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है, आइडियोलॉजी पे बेस्ड लड़ाई है। अभी तो आइडियोलॉजी बेस्ड लड़ाई है यास्मीन, तो क्या इनकी अलग तरह की आइडियोलॉजी थी अमरीन की, या वो जो राहुल अंदर बैठ के दफ्तर में कश्मीरियों का काम कर रहे थे, उनकी अलग विचारधारा थी जो गोली मार देंगे अंदर घुस के? आप कह रहे टारगेट किलिंग नहीं हो रही, कम्युनिटी को ढूंढ के नहीं मारा जा रहा है?
ये जो टारगेटेड किलिंग है इसको मैं इक्वली कंडेम कर रही हूँ, मगर मेरे कहने का ये मतलब है कि कश्मीर में अगर आप देखेंगे बेसिक जो सेंटिमेंट है वो ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है। एंड आपको ये चीज पता है कि इस्लाम में क्लियरली ये चीज है कि मुसलमानों के लिए सॉन्ग्स यानी म्यूजिक हराम है, ये सिनेमा वगैरह हराम है। तो यहाँ पे एक सेट ऐसा भी है जो क्लियरली इस चीज को अपोज करते हैं, ये कहते हैं कि हमें कश्मीर में ये सारी चीजें नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सिनेमा हॉल्स नहीं है। और 90s में जब यहाँ पे सिनेमा हॉल्स को जलाया गया तब तो भी क्लियर इंडिकेशन ये था वो कि लोग ये हैं अंबर जैदी, यहाँ ये पे वो लोग ये हैं जो चाहते हैं कि लागू शरिया हो और नाम संविधान का लेंगे। अंबर जैदी, आप सुन रही मुझे? जी जी, अब मुझे अभी आवाज आ रही है, आप रिपीट कर दीजिए सवाल एक बार। जी जी, आप अंबर जैदी जी, आप प्लीज अपना फ्रेम अगर हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी आएगी आपकी फ्रेम की। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि ये जिस तरह से यास्मीन कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कश्मीर में क्या हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए कि ये इस्लामिक आइडियोलॉजी जो अब तक कश्मीर में होता आया है कि एक सिस्टमेटिक वे में जो कश्मीर का कल्चर है या वहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, कश्मीर की सभ्यता जो संस्कृति है उसको पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया गया है, उस पर बात करनी चाहिए। हम सबकी बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू की बात हो रही है या सिर्फ मुस्लिम की बात हो रही है। जितने भी लोगों को पहचान के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनके काम के आधार पर मारा जा रहा है, हर किसी की आवाज उठेगी, चाहे राहुल भट्ट हो, अमरीन भट्ट हो, सैफुल्लाह कादरी हो, या फिर अभी जो कल हुआ है नया वाकया उनकी बात करें, मुदस्सिर की जो हम बात करें। कश्मीर में अगर हम पिछले ही कुछ महीनों की बात कर लेते हैं तो ऐसे कितने ही सारे मामले हैं जिसमें पहचान के आधार पर मारा गया है। और वो लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो सिंगर्स हो, एक्टर्स हो, आप अभी पिछले कुछ साल पहले का वाकया बोल रहे हैं जिसमें जायरा वसीम, जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़कर ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि मैं दीन की तरफ मैं जा रही हूँ और मेरा दीन मेरे प्रोफेशन के साथ क्लैश करता है और मैं लिहाजा दीन की तरफ जा रही हूँ। तब भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि जायरा वसीम पर इस्लामिस्ट का बहुत ज्यादा उन पर, उनके परिवार पर काफी समय से प्रेशर था और इसी के चलते उनको अपने प्रोफेशन से उनको पल्ला झाड़ना पड़ा और मजबूरी में, क्योंकि उनको जान का डर था। और आज एक बार फिर से ये साबित हो गया, जो बात हम लोग सब ने ये बात कही थी कि जायरा वसीम पर प्रेशर था और एक और म्यूजिकल ग्रुप था जिसमें लड़कियां, बैंड था, म्यूजिकल बैंड जिसमें लड़कियां प्रेशर का तो इतिहास रहा है। लेकिन यास्मीन, क्या आपको लगता है? वही बोल रही हूँ, सबसे बड़ी बात आपकी चॉइस पे है। आप कर्नाटक पे मामला आएगा तो आप चॉइस पे आ जाएंगे कि हमारी चॉइस क्या है। देखिए यास्मीन, चॉइस पे आ जाएंगे कि हमारी चॉइस क्या है, मैं क्या करना है। और यहाँ जिसकी चॉइस जो है और जो पिछले 15-18 साल से जिस काम में है, बोला गया है कि हिजाब हमारे लिए मैंडेटरी है। मैंने चॉइस की बात की नहीं, वो मे भी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए ये होगा कि हिजाब चॉइस है, बट मेरे लिए हिजाब चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस्लाम में हिजाब की क्या सिग्निफिकेंस है। आपको तो याद होगा ना दुख्तारान मिल्लत किस तरह से ये बात की लड़कियों को जबरदस्ती कश्मीर में मैं जायरा वसीम को जानती हूँ और मुझे क्लियरली ये चीज पता है कि जायरा वसीम पे कोई कंपल्शन नहीं था। उनको मतलब खुद भी लगा कि उनके जायरा वसीम को थोड़ा सा पीछे छोड़िए आप, एक मिनट यास्मीन, इस विषय पे आइए। ये आपको अगर स्क्रीन दिख रही हो, अमरीन के सिर पे तो आपको दिख रहा होगा उनका दुपट्टा है। अमरीन भट्ट तो हिजाब ओढ़ती थी, उनके सिर पे तो आपको दुपट्टा हिजाब नजर आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस है ही नहीं सिनेमा के लिए, ये तो कॉमन सेंटिमेंट है। यहाँ पे तो नहीं एक्सेप्टेंस को आप मार देंगे, आप बोलिए कि आप मारते हैं तो फिर आप आतंकवाद फैलाते हैं, फिर आप बोलिए सिनेमा क्यों नहीं है। और अगर किस तरह के कौन से मुसलमान है, आप अगर आम इंसानों को कत्ल कर देते हैं तो आप मुसलमान नहीं हुए, आप आतंकवादी हुए। फिर खड़ा हो जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सिनेमा? आप मुझे बताइए ना, सिनेमा की क्या सिग्निफिकेंस है? फिर कश्मीर फाइल जैसी मूवीज आती है जहाँ पे एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीर के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है। अच्छा, सिनेमा की सिग्निफिकेंस ये है कि जो इतने वर्षों पहले 32-33 साल पहले इनजस्टिस हुआ वो पूरी दुनिया के सामने उजागर करता है। ये है सिनेमा की सिग्निफिकेंस। और सिनेमा हमारे देश में 100 साल से भी ज्यादा पुराना सिनेमा कैसे है? अपनी समझे के बंदर का जाके अदरक का स्वाद आप दिखाएंगे, मिशन कश्मीर आप दिखाएंगे हैदर, लेकिन कश्मीर फाइल जाती है तो आपको बड़ा प्रोपेगेंडा लगता है। थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी फिल्म पे थोड़ा रुक जाते हैं। यास्मीन खान, आप कह रहे हैं कि ये लोगों का सेंटिमेंट है।
सेंटिमेंट में जो अंबर जैदी सवाल पूछ रहे हैं कि सेंटिमेंट का उत्तर क्या होता है, आपको पसंद नहीं है आप मत देखिए उनके वीडियोस, गोली मार देंगे घर में घुस के। नहीं देखिए, मैं तो इक्वली बोल रही हूँ कि मैं कंडम कर रही हूँ इस एक्ट को, मैंने ये नहीं बोला। मगर अगर आप एज सिनेमा इसको टारगेट कर रहे हैं ना कि सिनेमा की वजह से ही सिर्फ ये चीज हुई है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, किस वजह से हो, कश्मीरी हो, सबने बता इक्वली दीजिए सफर किया है। किसको परेशान किया था? अमरीन मलिक ने, बेचारी जो चुपचाप अपना काम करती थी, अपने परिवार का सहारा थी, उसने कौन सा गुनाह किया था? बात सुने पहले, जब कश्मीरी एक्सोडस हुआ था, जब कश्मीरी एक्सोडस, पंडितों का एक्सोडस हुआ था, जिसको आप एक्सोडस का नाम देते हैं, तब बीजेपी सरकार थी। अभी समय इतना ही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को डिफेंड किया जा सकता है जिनको करने की कोशिश हो रही है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.